नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वात पित्त और कफ दोष के ऊपर जो ये सीरीज चल रही है उसकी मैं आज 4th वीडियो बना रही हूँ। पहली में वात पित्त कफ कैसे पहचाने, हमारी क्या प्रकृति है, उस पर वीडियो बनी। दूसरी पे जिनका वात असंतुलित है वो कैसे उसको संतुलित करें। तीसरे में था पित्त अगर असंतुलित हो जाए तो कैसे उसकी चिकित्सा करनी है। आज बात करेंगे कफ की। कफ से वैसे तो सिर्फ 20 किस्म के रोग होते हैं, लेकिन ये 20 ही इतने ज्यादा भयानक है, इतने ज्यादा प्रचंड है। ये 20 भी पित्त और वात वालों पे भारी पड़ते हैं। गिनने को तो सिर्फ 20 है कि भाई 20 रोग ये हमें देता है, लेकिन ये ही बहुत मुश्किल है काटने। तो इनकी पहले मैं आपको सूची शेयर कर देती हूँ कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बाद में चिकित्सा पे आऊंगे। जो कफ है हमारे शरीर में वो 2 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी और जल तत्व। आप सभी लोग जानते होंगे, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं। 5 हमारे जो बॉडी में तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर और पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। इन 5 तत्वों में जो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, जो पृथ्वी और जल है इसको मिलके कफ बना है। पृथ्वी यानी कि मिट्टी, जल तो आपको पता ही है पानी। ये दोनों हमारे शरीर में, आपको भी पता है कि जो हमारा ये हाड़ मांस दिख रहा है ये सब मिट्टी है, और इसके अंदर जो भी सॉफ्ट है, लिक्विड है, वो सारा पानी है। बाकी आकाश, वायु और अग्नि तो ऐसा है कि हर जगह है, बस दिखेगी नहीं। दिखने को सिर्फ पानी और मिट्टी ही दिख रही है, यानी जितना भी हमारा सर से लेके पैर तक ये वजूद दिख रहा है ये सारा कफ ही है। वैसे तो कफ प्रकृति के लोग बड़े मनभावन होते हैं दिखने में, कि बाकियों के मुकाबले इनका रंग फेयर भी होता है। और अगर ये अपने शरीर पे थोड़ी मेहनत कर ले, एक्स्ट्रा चर्बी ना चढ़ने दे, तो जो इनका नेचुरल फैट होता है इनकी बॉडी पे, वो इनकी बॉडी को बहुत ही खूबसूरत आभा प्रदान करता है। जो कफ के लोग होते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं अपने फैट के कारण, लेकिन वो फैट संतुलित होना चाहिए। अगर वो असंतुलित हो गया, काफी सारा बढ़ गया, उसको रोक ही नहीं पा रहे आप, तब तो भद्दे दिखोगे। लेकिन खूबसूरत दिखने में कफ हमारी बहुत मदद करता है। आप चेहरे से ले लीजिए, जिनका चेहरा थोड़ा सा चबी होगा, हल्के हल्के चबी गाल होंगे, लिप्स, सब कुछ, वो कितने खूबसूरत दिखेंगे लोग, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन जिनका सूख चुका है, हड्डियां दिख रही है फेस की, वो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप इसी बात से लगा लीजिए कि कफ शरीर में होना संतुलित मात्रा में बहुत जरूरी है। कफ के साथ एक और बहुत बड़ी चीज है, अगर आपके शरीर में कफ संतुलित है तो पित्त और वात भी संतुलित रहेगा। लेकिन अगर आपका कफ बिगड़ गया, अगर आपके कफ को आपने संतुलित नहीं किया, तो धीरे धीरे कुछ ही समय में वात और पित्त भी असंतुलित होके अपने सारे रोग आपको दिखाने शुरू कर देंगे। यानी कि कफ का संतुलित होना बहुत जरूरी है। कफ संतुलित है तो बाकी भी संतुलित है, वरना कोई संतुलित नहीं है। कफ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, पहले तो फटाफट से आप वो जान लीजिए। जो हमारी आंखें हैं, जो दुनिया हमें दिखाती है, सबसे पहला असर इन्हीं पे ही पड़ता है। कहते हैं ना कि नजला या तो हमारी आंखों पे पड़ता है, या दांतों पे पड़ता है, या बालों पे पड़ता है। तो जब आंखों पे पड़ता है ये इसी को कफ कहते हैं, नजले को। देसी जो लोग होते हैं वो बेचारे नजला बोल देते थे। तो जब ये आंखों पे पड़ता है तो हमारी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। जो मोतियाबिंद की समस्या है वो इसी से आती है। आंखों पे जो सूजन चढ़ जाती है ना, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आंखों के नीचे जो मोटे मोटे आई बैग्स आ जाते हैं, वो इसी के कारण आते हैं। जो आंखों में और नाक में से कीच बहता है, जिसको कीचड़ भी बोलते हैं या ढीड़ बोल सकते हैं, वो कफ ही है। हमारे बालों का सफेद होना समय से पहले ये कफ के कारण होता है। हमारे मुंह में मसूड़े सूज जाते हैं, और जब ये मसूड़े सूज जाते हैं, कुलाहट होती है इनमें। खासकर सर्दियों में ये समस्या ज्यादातर लोगों को देखने को मिलती है जिनको दांतों की समस्या होती है। कान में पीप बहना या कान में मवाद पड़ जाना इसी की वजह से होता है। जो हमारे गले में थायराइड है, हाइपोथायराइड, जिसमें गला फूल जाता है, या थायराइड की जो समस्या आती है वो इसी के कारण आती है। साथ ही हमें जो जुकाम है, नजला है, साइनस की जो प्रॉब्लम होती है,
और नाक में जिसे हड्डी बढ़ना कहते हैं, हड्डी नहीं बढ़ती, वो मांस बढ़ जाता है। नाक का मांस बढ़ जाना कफ का ही दुष्परिणाम है। वो हमारे फेफड़ों में जब पानी भर जाता है या पेट में पानी भर जाता है तो पानी बढ़ना भी इसी के कारण ही होता है, कफ के बढ़ने के कारण। टीबी का होना भी हमारे शरीर में इसी के कारण होता है। हमारे शरीर में जहां भी कोई गांठ बन रही है वो कफ की ही गांठ है, चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो। कई बार फैट की गांठें हो जाती हैं लोगों के शरीर में, वो कफ ही है। जो गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है वो कफ ही है। जो कैंसर है, कैंसर में कोई भी उसकी जो गांठ है वो अनियंत्रित होती है, जो सेल है वो इतना ज्यादा अनियंत्रित वृद्धि कर लेती है अपने आप में, वो कफ ही है, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिवली आपके शरीर में वृद्धि किया जा रहा है। ओवरऑल जो हमारे शरीर पे मोटापा चढ़ा रहता है ये कफ ही है। लीवर में सूजन, आंतों में सूजन, ये इसी की वजह से होता है। हमारे कई सारे बुजुर्ग आपने देखे होंगे, उनकी जो गांठें होती हैं वो सूज जाती हैं, तो लोगों को भ्रम है कि ये वात से होता है। सूजन जो है वो कफ से है, लेकिन जो दर्द है वो वात की वजह से है, क्योंकि सूजन की वजह से वायु को आने जाने में या मतलब गति करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जहां भी वो रुकेगी वहां दर्द पैदा करेगी। लेकिन जो सूजन है वो कफ का रोग है। सर में भारीपन रहना, बहुत ज्यादा आलस आना, ये लोग सुबह भी इनकी आंख बड़ी मुश्किल से खुल पाती है। बहुत ज्यादा प्रमाद होना, जो डिप्रेशन वाली बीमारी होती है वो इन्हीं लोगों को होती है, क्योंकि ये चीज बहुत जल्दी से भूल नहीं पाते। तो जो मानसिक रोग है इनको बहुत ज्यादा सताते हैं। कोई भी चीज अगर इन्हें दुखी कर रही है, हर्ट कर रही है, तो पहली बात तो ये दिल पे लेंगे नहीं, लेकिन लेंगे तो इतना बुरी तरीके से लेंगे कि इसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सैडनेस इनके ऊपर छा जाती है। इससे बाहर निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहरी अगर सहायता ना मिले तो ये उसी में ही घुलते रहते हैं, और इस वजह से कुछ लोगों के प्रति इनके मन में बहुत ज्यादा द्वेष रहता है, जो कि पूरे जन्म इनके साथ रहता है। साथ ही मल में म्यूकस का आना, मल जो ज्यादा झागदार आता है वो सब इसी की वजह से होता है। इतने सारे बीमारियों के साथ ही साथ अगर पृथ्वी तत्व की कमी हो गई है शरीर में, जल तत्व की कमी हो गई है, तो शरीर में कमजोरी भी आ जाएगी। जब ये बढ़ते हैं तो बढ़ने में इनका दूसरी तरह का नुकसान है, और अगर ये तत्व कम हो गए हैं तो शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारा बिल्कुल धाराशायी हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है लोगों की। अब मैं आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के उपाय बताती हूँ। उपाय बताने से पहले परहेज बताऊंगी। परहेज करना बहुत जरूरी है, कफ वालों के लिए तो खासकर, क्योंकि अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो ये ऐसा है कि कमरा भी आपने साफ किया, आगे आगे आप कमरा साफ किए जा रहे हो, और पीछे पीछे कोई साथ के साथ ही कूड़ा करकट फैलाता रहे, तो आप लगे रहो सफाइयां करने कितनी भी, जब तक कूड़ा करकट फैलता रहेगा आपकी सफाई नहीं होने वाली। आपके शरीर में जो ये बीमारियां हैं कफ की वजह से हुई हैं, जब तक आप कफ वर्धक चीजें खाना बंद नहीं करोगे तब तक ये आपके शरीर में से जाने वाला नहीं है, चाहे आप कितने भी उपाय करते रहें। तो परहेज में मैं आपको बताती हूँ, दूध आपको नहीं लेना है। दूध अगर लेना है कैसे लेना वो भी मैं बताती हूँ। दूध आपको बिल्कुल नहीं लेना है, दही नहीं लेनी है आपको। सफेद चावल, उड़द, राजमा, और जिनमें भी लस्सीदार जो सब्जियां होती हैं जैसे अरवी हुई और भिंडी हुई, जिमीकंद हुआ, ये सब्जियां आपको बिल्कुल नहीं लेनी। मैदे से बनी हुई चीजें आपको नहीं लेनी। भारी जो पकवान होते हैं, भारी मिष्ठान जो होते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं लेने। दूध की बनी हुई मिठाइयां, खीर, आइसक्रीम, ये सब आपके लिए नहीं बने। घी और तेल से आपको बहुत ज्यादा परहेज रखना है। अगर आप इन चीजों से दूर नहीं रहोगे तो आपके शरीर में अनकंट्रोलेबल कफ बढ़ता जाएगा और आपकी समस्याएं कभी दूर नहीं होंगी। अब चलते हैं उपाय की तरफ। सबसे आसान और सबसे फ्री का जो उपाय है वो है उबला हुआ पानी। आप सुबह और रात को जब भी भोजन करते हैं उसके बाद 1 गिलास उबला हुआ एकदम गर्म पानी उबाल लीजिए और चाय की तरह उसको सिप कर करके पीजिए। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, उबाल के ठंडा किया हुआ पानी की बात नहीं कर रही हूं मैं, या गर्म किए हुए पानी की बात नहीं कर रही हूँ। उबला हुआ पानी, बिल्कुल बॉइल्ड टेम्परेचर का पानी आपको 2 समय खाना खाने के बाद पीना है। चाय की तरह ही पी पाएंगे आप उसको।
बहुत मुश्किल होता है। स्टील के गिलास में तो मुंह भी जलेगा। जो मोटापा घटाने वाली वीडियोस मैंने बनाई हुई है उसमें मैंने ये विधि बताई हुई है, बहुत आसान है। आप वीडियो देख भी सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। उबला हुआ गर्म पानी आपको अपने दोनों मील के साथ लेना है। 2 से ज्यादा मील करिए भी मत। कुछ लोगों को आदत होती है नाश्ता भी करेंगे जी, फिर लंच भी करेंगे, फिर डिनर भी करेंगे। भाई इतना ज्यादा खाने के लिए आप नहीं बने हो, ऑलरेडी आप कफ से पीड़ित हो। कफ यानी कि पृथ्वी, और जो ये सारा खाना है वो पृथ्वी ही है। इतना ज्यादा मत अपने आप को खाने से भरिए। नाश्ता बिल्कुल नहीं लेना आपको। हल्का फुल्का कोई फल ले सकते हो आप, रसेदार, या जूस भी नहीं लेना है आपको। आप लंच और डिनर कीजिए। ग्रीन टी ले सकते हैं सुबह, या ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी। दूध वाली चाय भी ले सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अदरक या सोड डाल लीजिए, आजकल तो सर्दियां हैं तो 2 ही मील लीजिए। दोनों के बाद उबला हुआ पानी बहुत जरूरी है आपके लिए। दूसरा उपाय है, गेहूं की रोटी आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। गेहूं के आटे के साथ ही साथ उतना ही हिस्सा आपको चने का आटा मिलाना है। आधा भाग गेहूं का, आधा भाग चने का। इन दोनों को मिक्स करके मिस्सी रोटी ही आपको बनानी है। मिस्सी रोटी आप खानी शुरू कर दीजिए। जिस दिन से आप मिस्सी रोटी खाने शुरू कर दोगे, ये धीरे धीरे बीमारियां कटनी शुरू हो जाएंगी। मैंने जब रोगों की सूची बताई उसमें मैं आपको कोलेस्ट्रॉल बताना भूल गई। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है इससे, क्योंकि जो हमारी वेन्स हैं उनमें जब थिक पदार्थ बढ़ने लगता है, हमारे रस में जब पृथ्वी तत्व बढ़ने लगता है, तो वही कोलेस्ट्रॉल है जो कोलेस्ट्रॉल बाद में हृदयघात का यानी कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो उस सूची में ये भी डाल लीजिए, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। जब आप ये खाना शुरू कर देंगे चने का आटे की रोटी, तो उसके बाद धीरे धीरे जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना शुरू हो जाएगा और एक समय में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब आप ये आटा पिसवाएं, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल भी है तो थोड़ी सी मेथी के दाने भी डाल लिया कीजिए। आपने देखा होगा कि जब डोसा बनाते हैं तो उसमें वो 15-20 दाने मेथी के भी डाल लेते हैं। तो गेहूं की रोटी ना खाएं, चने मिश्रित गेहूं की रोटी आपको खानी है। और आटे को छानना नहीं है, चोकर समेत ही आपको आटा खाना है। बीच बीच में थोड़ा अगर आपको खाने की भूख लग रही है, आपकी इच्छा हो रही है, तो आप भुने हुए चने, भुने हुए मुरमुरे, ये बेसन का चीला, बेसन से बनी हुई चीजें खा सकते हैं। लेकिन तली हुई ना खाएं कि भाई बेसन की चीज कही थी तो पकौड़े खाने शुरू कर दो, ऐसा ना करना। साथ ही जितनी भी कड़वी चीजें हैं, जैसे मेथी हुई, करेला हुआ, इनका भरपूर यूज कीजिए आप। हफ्ते में 2 बार करेले की सब्जी जरूर बनाइए। जो मेथी है वो भी यूज कीजिए। अभी सर्दियां आ रही हैं, ग्रीन मेथी आ रही है, जब तक ग्रीन मेथी आ रही है उसकी रोटियां बना के खाइए, उसमें आटे में मिक्स करके मेथी की सब्जी खाइए। और जब गर्मियां आ जाती हैं तो सूखी जो मेथी आती है वो रोटी में डाल के खाइए। मेथी का प्रयोग जरूर कीजिए। मिर्च मसाले वाली चीजें आपके लिए बनी है। आप खूब मिर्च मसालेदार सब्जियां खा सकते हैं, ये आपके लिए ही है। आपका जो मेद है यानी कि कफ है वो कटेगा। साथ ही काली मिर्च का सेवन जरूर करें। स्पेशल ये मैं बता रही हूँ, मैं खुद करती हूँ। बहुत सालों से मैं अपनी चाय में काली मिर्च जरूर डालती हूँ। सुबह शाम दोनों टाइम मैं मिर्च लेती हूँ। थोड़ी सी मिर्च लेती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लेती कि मतलब तीखी तीखी फील हो, लेकिन एक पिंच सुबह, 1 पिंच शाम को मैं ले लेती हूँ। आप लोगों को भी अपनी चाय में या आप अपने खाने में काली मिर्च का प्रयोग जरूर करें। दूध दही मैंने मना किया है, छाछ पी सकते हैं आप। दही को बहुत अच्छे से भिगो लीजिए, और जो दही है उसमें से अगर मक्खन निकाल के जो छाछ बनती है वो तो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है। वरना अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं मक्खन, तो दही भिगो लीजिए, और जितनी दही है उससे 1.5 गुना पानी आपको डालना है। और इस छाछ को जब आप पी रहे हैं, छाछ को पी रहे हैं, उसमें काली मिर्च जरूर डालना। तो ये नुकसान नहीं करेगी, आपको कफ नहीं बनाएगी बिल्कुल भी। और रात के टाइम बिल्कुल मत लेना छाछ, ये सिर्फ दिन में लेनी है, दिन के खाने के बाद। साथ ही एक नुस्खा है, नोट कर लीजिए। 1 चम्मच शहद, 1 पिंच, चुटकी कह सकते हैं जिसको, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी सौंठ, और 2 या 3 चुटकी, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, हल्दी। 2-3 चुटकी हल्दी
मिक्स कीजिए, रात को सोने से पहले चाट लीजिए, इसको चटनी की तरह चाट के आराम से सो जाइए। धीरे 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 आपका जो शरीर में कफ के रोग हैं वो अपने आप ही कटने शुरू हो जाएंगे। और जिन लोगों को दूध पीने की आदत है और जिनका दूध के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है, बहुत लोग होते हैं ऐसे कि दूध के बगैर नींद आएगी ही नहीं, तो वो अपने दूध में रात को सोते समय हल्दी जरूर उबाल लें। सर्दियां चल रही हैं, अब थोड़ी सी सौंठ भी जरूर डाल लें। उबाल लें बहुत अच्छे से, 3-4 जो धागे हैं केसर के भी डाल सकते हैं। तो उबालने के बाद ठंडा कीजिए थोड़ा, उसमें खंड मिलाइए, चीनी बिल्कुल यूज नहीं करनी है आप लोगों को, खंड मिलाइए और उसको पी लीजिए। बिना हल्दी का दूध आपको नुकसान करेगा और आपका कफ बढ़ाएगा। अब चलते हैं बिल्कुल आखिरी उपाय की तरफ, जो रामबाण उपाय है। वैसे तो सारे ही रामबाण हैं, वो तो दिनचर्या में शामिल करने ही करने हैं आपको। आपका मोटापा ना बढ़े, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ये और भी जो समस्याएं हैं वो ना बढ़े, ये सारे तो रूटीन में लाने ही लाने हैं। आप अगर प्राण मुद्रा करें तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि जो प्राण मुद्रा है वो पृथ्वी और जल तत्व के ही हमारी जो ये उंगलियां रिप्रेजेंट करती हैं, उनको ही अग्नि से मिला के ये मुद्रा बनती है। तो ये पृथ्वी तत्व की उंगली है, ये जल तत्व की उंगली है, ये है अग्नि। अग्नि इनको शमित करेगी, ना तो इनको बहुत ज्यादा फैलने देगी, ना इनको कम होने देगी। अग्नि का काम है सम करना। तो प्राण मुद्रा, ये है प्राण मुद्रा। जितनी भी आपकी कफ से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको शमित करने का सबसे बढ़िया उपाय प्राण मुद्रा है। आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी अगर कमजोर हो गई है। धीरे 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 आपका मोतियाबिंद भी कटेगा। जो भी समस्याएं मैंने अभी गिनवाई हैं आपकी कफ से रिलेटेड, उन सबको धीरे 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 ये शमित कर देगा। समय कितना लगेगा? ये जितनी पुरानी समस्या होगी उतना ज्यादा समय लेगी। समस्या अगर बहुत पुरानी नहीं है तो जल्दी ठीक हो जाएगी। जो लोग भी कफ की समस्याओं से पीड़ित है, प्राण मुद्रा उनके लिए वरदान है। करना कितनी देर है? कम से कम 45 मिनट दिन में जरूर करें, लेकिन जितना ज्यादा कर पाए। यही एक ऐसी मुद्रा है कि इसको कितना भी ज्यादा समय कर सकते हैं आप, 1 घंटा 2 घंटा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैडम अगर मैं 8-9 घंटे करूं, भाई क्या आपके पास इतना समय है कि आप 8-9 घंटे बस यही करते रहें? बच्चा पूछ रहा है, जो कि टीनेज बच्चा 18-19 साल का, जिसको कि अभी स्कूल कॉलेज अपनी पढ़ाई लिखाई है। बताओ जरा। हाँ, जिनके पास समय है वो 1-2 घंटा इसको कर सकते हैं। अति हर चीज की बुरी है, अति में तो अमृत भी जहर का काम करेगा। तो जोश जोश में बहुत ज्यादा ना करें। जब आप ये करने बैठे प्राण मुद्रा, तो अगर आप मेडिटेशन में बैठ जाएंगे, आराम से ध्यान की मुद्रा में बैठिए पालती लगा के, तो कहने ही क्या। उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपके बहुत काम की रहेगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेना। अगर आपकी कोई हेल्थ से या ब्यूटी से रिलेटेड समस्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।